लगता है कि झारखंड सरकार का जो पंचायत राज विभाग है उसको आरएसएस और बीजेपी ने हाईजैक करके रखा है। क्योंकि आप देखिए कि वहाँ जो भी हो रहा है माननीय विभागीय मंत्री की कोई भूमिका नहीं दिखती है, और जो एक डायरेक्टर जो है कभी आरएसएस का हेडक्वार्टर चली जाती है, कभी कहीं कुछ चली जाती है, फिर वहाँ से आके हम लोगों के खिलाफ भी अनर्गल बयान वगैरह वो देती रही। हालांकि अभी सरकार ने उसको यहाँ से हटा दिया। तो ऐसा दिखता है कि पूरा पंचायत विभाग जो है बीजेपी के गोद में बैठ गया है और इसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। और यह भी दिख रहा है कि या तो कांग्रेस अक्षम है विभाग चलाने में, या जानबूझकर बीजेपी के साथ ये लोग शामिल हैं और ये लोग नहीं चाहते। आप लोग देख रहे होंगे कि पेशा कानून को लेकर आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के साथ आदिवासी समन्वय समिति, संयुक्त पढ़ा समिति, मुंडा आदिवासी महासभा और ऐसे कई संगठन जो हैं वो सारे मिलके निरंतर आंदोलन करते रहे। उसके बावजूद अभी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मूल रूप से इसका जो जिम्मेवार है वो कांग्रेस पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी सहयोगी पार्टी है। अब इसमें आप देखिएगा, मैं कुछ सीक्वेंस आपको बता रहा हूं। ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार का जो पंचायत राज विभाग है उसको आरएसएस और बीजेपी ने हाईजैक करके रखा है। क्योंकि आप देखिए कि वहाँ जो भी हो रहा है माननीय विभागीय मंत्री की कोई भूमिका नहीं दिखती है, और जो एक डायरेक्टर जो है कभी आरएसएस का हेडक्वार्टर चली जाती है, कभी कहीं कुछ चली जाती है, फिर वहाँ से आके हम लोगों के खिलाफ भी अनर्गल बयान वगैरह वो देती रही। हालांकि अभी सरकार ने उसको यहाँ से हटा दिया। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 24 दिसंबर को पेशा दिवस मनाया गया, पंचायत राज विभाग ने आयोजन किया लेकिन विभागीय मंत्री भी वहां पे उपस्थित नहीं थे। उसके बाद देखिए 26 जनवरी को हमारी परंपरा हमारी विरासत एक परियोजना है जो केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा है। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि कहीं भी ना आबुआ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर छपती है, ना जो है कि विभागीय मंत्री की तस्वीर छपती है, बल्कि केंद्र से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही आके यहाँ काम करते हैं। और तीसरा बड़ा उदाहरण है कि 4 अप्रैल को पंचायत विभाग ने यही हमारी विरासत, यही जो परियोजना है हमारी परंपरा हमारी विरासत, इसी को लेकर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जहां झारखंड से लगभग 600 लोग गए थे। अब सोचिए उस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के कई मंत्री देखे गए लेकिन आबुआ सरकार पूरी तरह नदारद रही। तो ऐसा दिखता है कि पूरा पंचायत विभाग जो है बीजेपी के गोद में बैठ गया है और इसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। और यह भी दिख रहा है कि या तो कांग्रेस अक्षम है विभाग चलाने में, या जानबूझकर बीजेपी के साथ ये लोग शामिल हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं। एक तो यह बात दिखाई पड़ रहा है। इसमें और एक बड़ा बात है कि आपको याद होगा क्या कि विगत कुछ दिनों में कांग्रेस के कुछ मंत्री और नेता पेशा कानून के मसले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कुछ कहा भी। उनका स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग मूलवासी लोगों का ख्याल रखना होगा, इसीलिए देर हो रहा है वगैरह वगैरह। कब तक होगा नहीं बताते हैं। इससे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो बाहरी सदान और तथाकथित मूलवासी उनके अधिकारों की रक्षा करने में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा उनको तत्परता है उनके पास, और आदिवासियों का रक्षा करने में बिल्कुल नहीं दिखता है। क्योंकि और देखिए जब चुनाव के समय में यह कांग्रेस पार्टी के नेता आदिवासी आदिवासी कहते हैं। अब इसमें दूसरा उदाहरण आप ये भी देखेंगे, हम किसी कोई धर्म समुदाय किसी के बारे में हम लोग विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग बस उसको लॉजिकली देख रहे हैं। जैसे देखिए सिरोमटोली का मसला आया, सिरोमटोली के मसला में यही कांग्रेसी मंत्री और नेता आंदोलनकारी को धमका देते रहे, और जैसे ही वक्फ बोर्ड का मसला आया तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दूसरे तरीके से उसका प्रतिकार किया। तो ये सब चीजों से क्या दिखता है
1 महीना विधानसभा चला, कहीं आपने कांग्रेस के नेताओं को कहीं पे कुछ दिखा? ये लोग थोड़ा सा नौटंकी किए पदयात्रा करके। तो इससे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के बजाय गैर आदिवासियों के हितैषी के रूप में दिख रही है। ये सिर्फ आदिवासियों का हितैषी तभी तक ये लोग बनते हैं जब तक इनको जो है कि वोट चाहिए। तो इसमें बहुत क्लियर हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी आदिवासियों को आपस में सरना ईसाई के नाम पर लड़ाया, 24 साल में से 14 साल का शासन हम लोगों ने देखा और उसमें बहुत क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों का मूल आदिवासी पहचान को नष्ट करके आदिवासियों को वनवासी बनाती है, सरना धर्म को नष्ट करके उसको सनातन करती है और हम आदिवासियों का जल जंगल जमीन खनिज संपदा को पूंजीपतियों को देने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया 16 साल में। इसीलिए ये खुद भी साबित कर चुके हैं कि वे आदिवासी विरोधी पार्टी है। अब उसी रास्ते पर चलकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को आदिवासी विरोधी करार करने पर तुली हुई है। अगर अभी भी ये नहीं करते हैं तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आदिवासी लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा माहौल बनता दिख रहा है। अब 21 मार्च को जब हम लोगों ने विधानसभा घेरा था, उसके बाद माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी हम लोगों को बुलाई थी और उन्होंने उस बारे में डेलीगेशन से बात किया और डेलीगेशन को स्पष्ट कहा कि हाँ, बहुत जल्द आप लोगों की मीटिंग बुलाएंगे, सब लोगों को सुनेंगे और आप ही लोग के अनुरूप जो है कि हम पेशा कानून का नियमावली बनाएंगे और लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद आज तक जो है कि ना कोई मीटिंग हो रहा है, ना कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो आखिर क्या हो रहा है? और हम लोगों ने उनको विभाग के द्वारा बनाया गया प्रस्तावित नियमावली की मांग की, लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं था, उन्होंने दिया नहीं। तो आखिर हो क्या रहा है? और आखिरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि जब झारखंड में आदिवासियों के मसले पर अनुसंधान करने के लिए, उसका जो है कि दस्तावेजीकरण के लिए या प्रकाशन के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो क्या कारण है कि पंचायत राज विभाग हमारी परंपरा, हमारी विरासत के नाम पर बहुत बड़ा दस्तावेजीकरण का काम इन्होंने शुरू किया है और आदिवासी इतिहास को तोड़ मरोड़ करके इसको एक तरह से संघ परिवार के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आदिवासियों को सनातन हिंदू घोषित किया जाए, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए हम लोग अब वो सरकार से मांग करना चाहते हैं, इसको आप बंद कीजिए, तुरंत बंद होना चाहिए और ये जो भी रिसर्च का काम हो विधिवत रूप से डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके तहत ही होनी चाहिए। तो ये मूल बात था और हमारा अभी भी मांग है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप पेशा नियमावली बनाकर आप लागू कीजिए और झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से असंवैधानिक तरीके से लागू है, इसको निरस्त करिए, नहीं तो हम लोग बहुत जल्द लाखों की संख्या में मोराबादी घेरने आएंगे। मूल बात इसमें यह है कि यदि संघ परिवार आरएसएस इतनी बड़ी ताकत बनी है देश में, तो इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। और जो हम आदिवासी पहचान और अस्तित्व को मटियामेट करने के लिए विगत 75 वर्षों से जो यदि राष्ट्रव्यापी कैंपेन चलाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, तो इसका भी क्रेडिट राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जाता है। क्योंकि आपको याद होगा पहली बार 1952 में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री शुक्ला जी जो कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस की ही सरकार थी, उन्हीं के समय में और उन्हीं के दिशा निर्देश पर, बल्कि उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी देश पांडे जो हैं उनको उड़ीसा से लाकर छत्तीसगढ़ के जसपुर में बैठाया और वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की और वहीं से आदिवासी को मटियामेट करने का अभियान चलाया गया। आज माननीय राहुल गांधी जी निरंतर हमला करते हैं ये आरएसएस पर, नो डाउट, लेकिन आज भी तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? आरएसएस के व्यक्ति हैं। तो कांग्रेस में आज भी आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं, झारखंड में भी कांग्रेस में आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं। तो पहले तो अपने पार्टी से निकाले हो, उसके बाद बात करें। तो हम लोग जहां भी आदिवासी अस्तित्व का सवाल होगा, और उसमें भी ये हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आज हमारा पेशा कानून भले उन्होंने बनाया अस्तित्व में नहीं है। क्यों?
यदि कांग्रेस पार्टी ने 1960 के दशक में मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने जिस तरह से आंदोलन खड़ा किया, उसी टाइम में अगर झारखंड दे दिया होता, जो वादा किया था, उन्होंने ठगा मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा को, उनको ठगा मतलब आदिवासियों को धोखा दिया, उस समय बना दिए गए होते तो आज मुझे लगता है जो बाहरी जनसंख्या झारखंड में आकर भर गई वो नहीं होता। शायद उस समय में मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा को अबुआ दिसुम अबुआ राइज का नारा का अर्थ उनको बहुत अच्छी तरह से मतलब था। वो कहते थे कि अबुआ दिसुम अबुआ राइज का मतलब अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी एमपी, आदिवासी एमएलए, आदिवासी कलेक्टर, आदिवासी मंत्री, आदिवासी एसपी, आदिवासी थानेदार दरोगा, सब बीडीओ सब आदिवासी। और वैसे होता तो संविधान का अनुच्छेद 19(5) के तहत शायद वो ये जो बाउंड्री है 5वीं अनुसूची, उसको और भी बाउंड्री को कड़ा कर चुके होते तो यहाँ बाहरी जनसंख्या नहीं आते। और आज इस तरह से हमारा जमीन, जंगल, खनिज संपदा सब कुछ लूट लिया गया पिछले 24 वर्ष में, वो सब चीजें रुक जाती। तो इसका पूरा जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है, इसलिए ये लोग इधर उधर नहीं जा सकते। आप ही के सवाल को आगे बढ़ा देंगे, इसी पर बता रहे हैं। चलिए ना, आदिवासियों के संदर्भ में या परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी कभी ईमानदार नहीं रही है। और इस बात का सबूत माने कई सारे सबूत हैं। पहला तुम कहेंगे जो जैसे आप राष्ट्रीय पैमाने पर आप बात कहें, आदिवासियों को देख के नहीं होगा, पेशा के संदर्भ में देख के नहीं होगा, राष्ट्रीय पैमाने पर देश आजाद हुआ, भारतीय संविधान बना और तब से लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में और पूरे देश में लंबे समय तक शासन किया। लेकिन आपने गौर किया होगा, कांग्रेस पार्टी, मैं आदिवासी का संदर्भ ही छोड़ दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी जो संवैधानिक नियम कानून है, जो कायदे रहे, लोकतांत्रिक मूल्यों को कभी भी पूरी तरह ईमानदारी से पालन नहीं किया है। और आज जो बोल रहे हैं ना, संघ आ गया, जनसंघ से भाजपा आ गई, कौन जिम्मेदार देश के अंदर में? ये सवाल भी सामने आना चाहिए। कल मैंने पोस्ट किया था 84वां अधिवेशन इन लोग किया, और कहां किया? साबरमती में। साबरमती में जाके इन लोग इसलिए किया क्योंकि गांधी जी साबरमती आश्रम से। तो सवाल है, चाहे वो आप कितनों गांधी जी का चोला पहन लीजिए, गांधी जी का चश्मा पहन लीजिएगा तो नहीं होगा। हम बता रहे हैं आपके पास ठोस विजन क्या है, ठोस नीति क्या है। और तो आज बोल रहे हैं कि भाजपा आरएसएस का संकट देश के अंदर में देश की जनता पर आ गया। कौन जिम्मेदार है? कौन दंगा कराता था? तो हम बार बार, कांग्रेस तो हमेशा दोधारी तलवार रही है। और जहां तक आदिवासियों के मामले में आप सामने आइएगा तो ये देश आजाद होने से पहले से ही देश में जो बड़ी आकांक्षा थी, देश का बड़े चेहरे थे, मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया। वो आदमी जो 1928 में होकी से ले आया, मैंने गोल्डन लेके आया। तो मेरा कहना है कि उस 38 के बाद आप देखिएगा, आप कितना सारा चीज बता देंगे आपको। 38 में बनाता है नेहरू से कांग्रेस पूरा पार्टी, सारे लोग क्या खेल किए। 38 में बनता है आदिवासी महासभा, जयपाल सिंह मुंडा को डैमेज करने के लिए। 1939 में एक उरांव आदिवासी नेता को खड़ा कर दिया जाता है, ठेबले उरांव को क्या बना दिया जाता है? सनातनी आदिवासी महासभा। क्यों बनाया कांग्रेस? जो जयपाल सिंह मुंडा तो सहयोग कर रहे थे कांग्रेस को उस समय। उसके बाद फिर देखिएगा, आगे बढ़िए, गैर आदिवासी द्वारा यहां पर आदिम जाति सेवा मंडल बनाया गया था उसी समय, और तो और आदिवासी विकास परिषद बनाया गया। कौन बनाया था? कार्तिक उरांव को आगे करके, मैंने आदिवासियों की एकता को तोड़ने के लिए। और आज जो सरना ईसाई विवाद बोलिएगा या सरना सनातन या जितना महाविवाद बोलिएगा, इसका जड़ कौन है? इस बात को जानना होगा। इतिहास, कांग्रेस को चाहे कितना अधिवेशन कर ले, अपने ऐतिहासिक गलतियों से, जो गलती देश के लोगों के साथ,
जो आदिवासियों के साथ, जो यहाँ के माइनॉरिटियों के साथ, जो यहाँ दलितों के साथ किया है, उस गलती से हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं को देश की जनताओं से माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के कि इतिहास में हमारे साथ लंबे कालखंड में बहुत गलत हुआ है। हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम पार्टी में सुधार कर रहे हैं और जनता की आकांक्षा पर खरे उतरेंगे। ये होना चाहिए था साबरमती। तो कोई ठोस विजन नहीं, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, तो डांडिया गरबा से चलेगा। और ये जो आदिवासियों को जितना मामला अभी बता रहे हैं और तो बता रहे हैं यहाँ पर, मैंने ये जूलियस सीगा को भी खड़ा किया था। ईसाई जूलियस सीगा को सामने ला करके मैंने जयपाल सिंह मुंडा का काट निकाल, तो ये कौन किया है? तो हमारा कहना है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमारा हम ठोस टारगेट है, लेकिन उसको इतना अगर सत्ता तक लाने में, उसके आइडियोलॉजी को फैलने में, उसको बाईपास देने में ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और ये तमाम उस समय भी आरएसएस का जो नीतिगत लाइन जो था कि तमाम पार्टियों में घुसकर अपना एजेंडा को आगे करो, तो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग थे। और आज भी कांग्रेस पार्टी को वो कितनो अधिवेशन कर ले, कितनो राष्ट्रीय सम्मेलन कर ले, कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी के अंदर में संघीय मानसिकता के लोग जो हावी है उनको बाहर करेगा तब जाके होगा। और आदिवासियों के सवाल पर तो देखिए यहां पर बता रहे, हम यह झारखंड के घटनाक्रम पर बता रहे हैं आपको। 19 तारीख को डोंबारी से तमाम आदिवासी संगठन कुछ हम लोग वहां मार्च किए डोंबारी से। कांग्रेस पार्टी क्या कर, उलियातू से पैदल मार्च कर रही थी। कहां जा, राजभवन जा रही। भाई ये क्या मजाक है? आपकी सरकार है और राजभवन जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं भाई? आप गठबंधन सरकार आपकी है। ये तमाशा हो रहा है, ये बता रहे हैं आप। कई ऐसे मामले में देखिएगा, मैंने जमीन लूट, बड़े बड़े नेता कौन से बयान देते हैं, अरे भाई बयान दे रहे सरकार में आप हैं, साझेदार हैं, आप करिए ना भाई। तो सवाल इन पूरे संदर्भ को देखना होगा कि हम कह रहे हैं कि अभी भी पैसा को लेकर ही तमाम चीज पर देखिएगा। हम यहां देखिए बाप बेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पर। अरे भाई वक्फ बोर्ड कर चिंता के लिए तो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठन है। आप झारखंड में हैं, आदिवासियों के साथ आग लगा हुआ है। यहां पर तमाम आदिवासियों के कॉन्स्टिट्यूशन मसले यहां पर है, संवैधानिक मसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप सत्ता में आप कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप वहां नहीं है, आप वहां पर गायब रहते हैं ना। वक्फ बोर्ड बोलने के लिए तो देश के तमाम एक बड़ा समूह वक्फ बोर्ड पर जो हो रहा है, केंद्र में जो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस पर तो सब लोग खड़े हैं। तो मेरा कहना है कि आप पैसा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आदिवासी जमीन पर लूट क्यों नहीं बोल रहे हैं, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर, और आप कुर्सी में हैं। तो ये सवाल तो लोग करेंगे ही, और हर हाल में ये सब सवाल आगे बढ़ेगा। और पूरे संदर्भ में हमारा एक ही कहना है कि जो स्थिति है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये सरकार पिछले 5 साल 19 से लेकर 24 जो सत्ता थी वो भी यही सरकार थी। अब फिर मैंडेट दिया है लोग, 24 से लेकर आपको ये मैंडेट है। तो आप उस समय कोरोना ये बहाना हो सकते थे, ये आपको संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज क्या है, आज अगुआ सरकार है, संविधान बचाने की सरकार के नाम पर आए हैं, अगुआ सरकार के नाम पर आए, लैंड बैंक रद्द नहीं हो रहा है, उल्टे आप अडानी को दे रहे हैं, पैसा एक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तमाम और चीजें हैं यहाँ पर। मैं कांग्रेस के नेता अंचलाधि का घेराव करने जाते हैं। मैंने ये शर्म हया होना चाहिए ना इन लोग को, जो जिसकी पार्टी सरकार में है, उनकी बेटी सरकार में है, मंत्री है, और जो है तो उनको नैतिकता होना चाहिए ना कि कर्रा में अगर 7-8 हजार लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, वो ग्रामीण जनता जो अपना रोजी रोटी रोज काम करके छोड़ करके दिन भर सभा कर रहे हो, आप ग्राम जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। राज्य की जनता ये सब समझदार हो गई है, और आज के संदर्भ में इसको तमाम आप लोगों से भी अनुरोध है, इस सच्चाइयों से सच्चाई को खड़ा करना चाहिए, और ये तो जो भी हो इन लोगों को आईना दिखाना चाहिए। जी, आपने राहुल गांधी का बयान पटना का देखा, उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों के साथ कांग्रेस इंसाफ नहीं, इसका खेद है। मैं समझ रहा हूँ राहुल गांधी लगातार इन दिनों खेद व्यक्त कर रहे हैं। अतीत में कांग्रेस ने जो गलतियां की है, राहुल गांधी उसे रेखांकित कर रहे हैं।
आपने कहा कि कांग्रेस जो यहाँ मंत्री है उसका संचालन जो है या वो भाजपा या आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी आपसे पहले बोल चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर भाजपा का स्लीपिंग सेल है। तो जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी उसको बखूबी पहले ही रेखांकित कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि देश में आज सबसे बड़ा खतरा भाजपा या कांग्रेस? देखिए, हमेशा देखिए इस चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा, माननीय राहुल गांधी जी ओबीसी, दलित, आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन उसको अगर जमीन पर आप देखेंगे तो जमीन पर नहीं दिखता है। मतलब उसको आपको देखना पड़ेगा, जब चुनाव आता है उस समय में टिकट का शेयरिंग किसको दे रहे हैं, प्रतीकात्मक बड़े पदों पर कौन किनको बैठाए हैं कांग्रेस पार्टी का, ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग कह रहे हैं, जैसे उन्होंने ये भी कहा जैसे आदिवासी देश के प्रथम निवासी हैं, मालिक हैं, बिल्कुल हम लोग उन चीजों का स्वागत करते हैं, लेकिन वो चीज रियलिटी में दिखना चाहिए। और जहां आपने कहा स्लीपर सेल का बात, जब उनको पता चल चुका है कि स्लीपर सेल है वहां पर, तो आप उसको हटाएंगे कि सिर्फ भाषण देंगे? अभी गुजरात में भी बहुत सारे नेता स्लीपर सेल चिल्ला रहे हैं, लेकिन चिल्लाने से तो नहीं होगा ना, बताना हटाना पड़ेगा। और जहां तक आपने कहा बड़ा जो खतरा बीजेपी है या कांग्रेस है, तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए आरएसएस, संघ परिवार और भाजपा सबसे बड़ा खतरा है। खतरा इसीलिए है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, आजादी का लड़ाई में नहीं थे ये। उस समय में कांग्रेस बोलते हैं ब्रिटिश हुकूमत के साथ थे, उनका बहुत सारा इतिहास, उसमें मुझे नया बोलने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जब संविधान बना और यहाँ विशेष प्रावधान किया गया, तो लगभग 40 साल तो इस देश में कांग्रेस ने शासन किया। कांग्रेस पार्टी को किसने रोक के रखा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत नियम कानून लागू करने का? राहुल गांधी तो खेद व्यक्त कर रहे हैं ना, हो सकता है कल इसके लिए भी खेद व्यक्त करें। अभी तक तो नहीं किया है, हाँ करे तो अच्छी बात। और यहाँ बात सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें हम लोग मूल रूप से सबसे ज्यादा जिम्मेवार हम लोग अपने आदिवासी नेताओं को ठहरा रहे हैं, क्योंकि विगत 24 वर्षों से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका अधिनियम 2011, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जैसे कानून लागू है, और संवैधानिक कानून पेशा कानून 1996, सीएनटी और एसपीटी जो 9वीं अनुसूची में है, ऐसे कानून लागू नहीं हो रहे हैं। तो इसके जिम्मेवार मूलतः हमारे वे आदिवासी नेता हैं जो विगत 24 वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने या विधायक रहे। तो ये लोग को हम लोग कह रहे हैं कि आप ही लोग हैं, इसलिए 5वीं अनुसूची नहीं लागू हो रही, हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा की लूट हो रही है, तो सारा जिम्मेवार आप ही लोग हैं। इसलिए आदिवासी समाज आप सारे चीजों को नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्द आपको झारखंड में आदिवासी राजनीति दिखाई देने लगेगा। आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कुछ चीजें रेखांकित की है, और आपने कहा कि झारखंड का जो ग्रामीण पंचायती राज विभाग है, इसका संचालन जो है भाजपा कर रही है, भाजपा से निर्देशित। आपका साफ इशारा मंत्री दीपिका पांडे की ओर की है, तो क्या आपको लगता है कि दीपिका पांडे सिंह और निशा उरांव जो पंचायती राज निदेशक है, ये दोनों भाजपा के गोद में बैठ के नहीं जिसमें स्टेटमेंट दिए थे, तो ये भाजपा का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर रही है? यही भाजपा का स्लीपर सेल है। आप सिंपल से देखिए, यदि पंचायत राज विभाग की निदेशक सीधे केंद्र सरकार से मिलके अगर परियोजना लागू कर रही है झारखंड में, पेशा दिवस मनाती है, उसमें मंत्री को नहीं बुलाती है, यहाँ पे जो है कि लॉन्च करती है इतना बड़ा परियोजना, उसमें उनको नहीं बुलाती है, दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करती है, वहां भी नहीं, और वहां पे भाजपा के बड़े बड़े नेता और मंत्री दिखते हैं, तो इस क्या मान लिया जाए? यही माना जाएगा कि स्लीपर सेल यही है। और इसीलिए जो है शायद अबुआ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो डायरेक्टर साहब को सीधे वापस बैरंग भेज दिया। तो ये तो दिख रहा है, आप कांग्रेस पार्टी को समझना है कि स्लीपर सेल कौन कौन है, कहाँ किनको हटाना है,
हम लोग तो यही कह रहे हैं कि देखिए हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को हम लोगों ने देख लिया। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से कुछ नहीं होने वाला है। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पार्टी, हम लोग जेएमएम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी पार्टी झारखंड की माटी की पार्टी को ही खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ का जल जंगल जमीन और आदिवासी अस्तित्व, भाषा, संस्कृति, पहचान सब कुछ बचेगा। आपकी दूसरी आपत्ति थी हमारी परंपरा हमारी विरासत पर, आप इसके जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ है उसको जो सूचीबद्ध किया जा रहा है उस पर इशारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस का जो एक बड़ा प्लान रहा है इतिहास का पुनर्लेखन, तो क्या ये वही इतिहास के पुनर्लेखन का बिल्कुल आदिवासी, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह समझना होगा कि हमारे पूर्वज इतने क्रांतिकारी थे जो ना आर्यों की गुलामी की, ना मुगल के साथ वो खड़े हुए, और ना जो है कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुका। तो ऐसे जो हमारा विरासत है, अद्भुत मतलब क्रांतिकारी विरासत है, उसको जो है पंचायत राज विभाग के द्वारा गुलाम बनाया जा रहा है। मतलब ऐसा आदेश जारी किया गया पंचायत राज विभाग के द्वारा, ये कहा गया कि ग्राम सभा के लोग शपथ लें, और वीडियो बना बना के लोग भेज रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं, हम अपनी परंपरा और विरासत की रक्षा करेंगे। बाप रे, जो समाज आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ वो क्यों शपथ खाने को मजबूर है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग गुलाम बना रहे हैं। इसी बिना पर आप तय कर रहे हैं कि आरएसएस का पुनर्लेखन करें? नहीं, इसीलिए आप देखिए उसी आप उसमें जो लोग शामिल हैं, एक चीज समझ में आती है आपको, जो परंपरा का सूचीबद्ध किया जा रहा है उसमें विरासत का सूचीबद्ध पर आपको आपत्ति है, या संघर्ष आदिवासी समाज का अब तक का जो संघर्ष रहा है वो उसके पन्ने नहीं, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, आदिवासियों की जो भी उनके बारे में अनुसंधान करना है, दस्तावेजीकरण करना है, या कुछ पुस्तकें छापनी है, निरंतर उसका कार्य जो है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो केंद्र सरकार को करना है ना। फिर ये क्या ऐसा हुआ कि अचानक ये काम जो है कि पंचायत विभाग ले लेती है, और डायरेक्टर महोदय बार बार जो है कि आरएसएस का हेडक्वार्टर जाते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ जो है कि दिल्ली और यहाँ घूम रहे हैं, और वहीं से जो ये सब चीजें, और जो टीम बना है उस टीम को देख लीजिए, वो टीम में वही लोग हैं जो सरना ईसाई कर रहे थे। परंपरा, ये पेशा कानून में जो ईसाई आदिवासी बन गए हैं वो लोग इस परंपरा में नहीं आएंगे इसलिए विरोध कर रहे हैं। कौन पेशा कानून के बहाने यहाँ आदिवासियों के बीच में मुर्गा लड़ाई करवा रहा था? तो वो पूरा टीम में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे आदिवासी लोग मैक्सिमम आरएसएस ग्रुप से आते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कुछ लिखने जा रहे थे जिससे आदिवासी समाज को भारी क्षति होती। और ये लोग क्यों, हमारा कहना है कि पंचायत विभाग क्यों आदिवासी समाज को डिक्टेट करेगा? आज इनको क्यों जरूरत है? आदिवासी समाज को पेशा कानून दीजिए ना, ग्राम सभा अपना ही खुद रिकॉर्ड वहां पे बनाएगा, वो अपना सर्वे करेगा, एक एक ग्राम सभा अपना हिस्ट्री लिखेगा। आपको ठेका किसने दिया है? तो क्या लगता है कि अगुआ सरकार सही टाइम पर अलर्ट हो गई और निशा उरांव की विदाई होगी? हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह से हम लोगों ने दबाव बनाया, निरंतर हम लोग देख रहे हैं, 2-3 काम अगुआ सरकार ने किया। एक तो यह किया कि 26 जनवरी को जिस तरह से असंगत पेशा नियमावली ये लोग लागू करना चाहते थे उस पर जो है कि रोक लग गई। दूसरी बात, इन लोगों ने जिस तरह से पंचायत विभाग के निदेशक हम लोगों को धमकी दे रहे थे कि बार बार फेसबुक में लिख के कि इन पर जांच होना चाहिए, इनका मानसा क्या है वगैरह वगैरह, उस पर जो है कि उन्होंने रोक लगा दिया। और तीसरा काम यह किया उन्होंने, जो व्यक्ति अब तक इतना आंदोलन होने के बाद भी प्रस्तावित पेशा नियमावली को रोक के रखा था, अपना ऑफिस में दबा के रखा था, तो उनको यहां से हटा दिया। इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप पेशा कानून का प्रारूप जो है, जो नियमावली जो है, वो बहुत जल्द पेशा कानून के 23 प्रावधानों के अनुरूप आएगा। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करेगी। यदि ऐसे नहीं करते तो निश्चित तौर पर हम लोग आंदोलन पर बद्ध होंगे। दोनों के वैकल्पिक रूप से किसको आप देख रहे हैं आगे नेतृत्व झारखंड में? देखिए, अभी हम लोग वैकल्पिक नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग कह रहे हैं अपना एजेंडा कि मूल रूप से हम लोग का जो मूल एजेंडा है, जो आदिवासी इलाका, अनुसूचित क्षेत्र के भी अलावा उस इलाका में कैसे हम आदिवासियों की मूल आदिवासी पहचान, धार्मिक पहचान, सरना कोड
आदिवासी का जल जंगल जमीन खनिज संपदा, इस पर हमारा पूरा मालिकाना हक कैसे हो। तो इसी की मूल लड़ाई, मतलब हम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और पारंपरिक अधिकार, इसी पर हमारा पूरा फोकस है। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू है, इसलिए हम लोग उसको पॉलिटिकली देख रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि ये अबुआ सरकार ने वादा किया है, अपना वादा निभाए। यदि वादा नहीं निभाते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासी लोग विकल्प के बारे में बाद में देखेंगे।